नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। शो की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। बाजार में लगातार चौथे दिन तेजी का मोमेंटम। निफ्टी 100 पॉइंट से ज्यादा चढ़कर 26,000 के करीब। बैंक निफ्टी ने 13 सेशंस के बाद बनाया लाइफ टाइम हाई। मिड कैप दूसरे दिन भी नए शिखर पर। स्मॉल कैप शेयरों में फिर रौनक। आज के बिग स्टॉक्स और चार्ट जीपीटी पड़े सटीक। कल नतीजों के बाद आज भी एशियन पेंट्स में तेजी कायम। शेयर करीब 4% चढ़कर निफ्टी का टॉप गेनर बना। वहीं क्रूड में नरमी से इंडिगो ने भरी उड़ान। उधर चार्ट जीपीटी शेयर बर्जो पेंट्स ल्यूपिन में भी अच्छी खरीदारी। मेटल, फार्मा और कैपिटल मार्केट इंडेक्स में जोरदार तेजी। करीब 1% चढ़े तीनों इंडेक्स। मेटल में 1.5 से 3% चढ़े हिंडाल्को, वेदांता और हिंदुस्तान जिंक। साथ ही रियल्टी और एनबीएफसीज में भी रौनक। लेकिन डिफेंस और कैपिटल गुड्स में आज दबाव। अच्छे नतीजों से प्रेस्टीज स्टेट चला। शेयर करीब 3% चढ़कर वायदा के टॉप गेनर्स में शुमार। वही रिजल्ट के दम पर डेटा पैटर्न, नजारा टेक और होनासा कंज्यूमर 5 से 8% दौड़े। लेकिन कमजोर क्वार्टर 2 के चलते कोचिन शिपयार्ड और इरकॉन 3 से 4% टूटे। इंडसइंड बैंक में क्रिमिनल गड़बड़ी की नहीं मिले कोई सबूत। मुंबई पुलिस ईडब्ल्यूओ का बयान, अकाउंटिंग एरर है। 1950 करोड़ रुपए का मामला। कंपनी के किसी पूर्व सीनियर अधिकारी के खिलाफ नहीं मिले गड़बड़ी के सबूत। सीएनबीसी 18 की एक्सक्लूसिव खबर। शेयर करीब 1.5% ऊपर। हफ्ते का चौथा कारोबारी सेशन और मार्केट में हरियाली आपको देखने को मिलेगी। निफ्टी 26,000 के करीब है। करीब 100 अंक से ज्यादा ऊपर कारोबार करता हुआ। इनफैक्ट डेज हाई के आसपास आप देखें तो निफ्टी कारोबार कर रहा है। बैंक निफ्टी ने 13 सेशंस के बाद अपना लाइफ टाइम हाई छुआ और 58,567 के लेवल पर बैंक निफ्टी आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। ब्रॉडर मार्केट्स में जिस तरीके से बाइंग लगातार हमें चौथे पांचवें सेशन में देखने को मिली है, जो कि अच्छी चीज़ नज़र आ रही है। इसके अलावा अगर आप देखें तो आईटी से भी साथ मिलता है, रियल्टी से भी साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। बैंक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि इन लेवल्स पर आईटी में थोड़ा ही देखिए, थोड़ा जिस तरीके से शुरुआत हुई थी अभी थोड़ा फ्लैट कारोबार। कल इनफैक्ट आईटी काफ़ी अच्छा कर रहा था। तो अभी बड़ा सवाल है कि इन लेवल्स पर क्या अप्रोच होनी चाहिए आपकी निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेकर। स्टॉक स्पेसिफिक क्या अप्रोच अपनाया आप उस पर करेंगे चर्चा। और चर्चा के लिए हमारे साथ है सेमको सिक्योरिटीज़ के ओम मेहरा जी। ओम मेहरा जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। शानदार रैली मार्केट में आज देखने को मिल रही है। जिस तरह से निचले स्तरों से रिकवरी दिखाई है मार्केट ने, एक पॉजिटिव साइन। बैंक निफ्टी अगर आप स्पेशली बात करें तो बैंक निफ्टी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और डेटा में देख रही थी शानदार परफॉर्मेंस। स्पेशली अगर आप देखें तो जिस तरीके से प्राइवेट बैंक सहारा देते हुए नजर आए, आईसीआईसीआई, इंडसइंड, कहीं ना कहीं उसने मोमेंटम और स्ट्रेंथ दी है बाजार को। इन लेवल्स पर निफ्टी और बैंक निफ्टी पर क्या अप्रोच होगी, क्या करना चाहिए ट्रेडर्स को? साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच भी आपसे जानना चाहूंगी। गुड आफ्टरनून श्रेया जी, गुड मॉर्निंग पैनल सभी को। जी बिल्कुल, आज बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा पॉज लेने के बाद बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट 52 वीक्स हाई नया रिकॉर्ड ब्रेक किया है। और अगर हम ब्रॉडर टर्म्स की बात करें तो काफी अच्छा एक दिनों में एक कंसोलिडेशन हमने जो राइज देखा था प्रीवियस 2 वीक से पहले, थोड़ा सा करेक्शन हमें जरूर देखने को मिली थी। बट एक मार्केट कंसोलिडेशन फेज में चल रहा था और कहीं भी वीकनेस हमें हमें ऑब्जर्व हमें देखने को नहीं मिला। और अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी आज ऑल्दो थोड़ा सा म्यूटेड था स्टार्टिंग के सेशन में, बट हमने काफी अच्छी एक शॉर्ट कवरिंग देखी। और अगर ओआई डेटा के हिसाब से बात करें तो ऑल्दो अभी 26,000 के आसपास यहाँ पे थोड़ी सी रेजिस्टेंस हमें थोड़ा में हेजिटेशन दिखता है, बट नॉर्मली 25,900 का काफी अच्छी राइटिंग हो रखी है। तो डेटा और पॉइंट्स की भी बात करें तो 25,900 का आज के लिए काफी अच्छा सपोर्ट निकल के आ रहा है। वहीं अगर 26,020 के आसपास अगर कहीं भी लेवल अगर ये ब्रेक करता है तो हम जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है 26,104, 105 का, तो वो लेवल निकलने के बाद हमें 26,230, 26,280 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और अगर हम बैंक निफ्टी के ब्रॉडर टर्म्स की बात करें तो अप्रॉक्स 1000 पॉइंट की रैली, मैं थोड़ा एक लॉन्ग ड्यूरेशन लेके यहाँ पे चल रहा हूँ, तो 1000 पॉइंट्स की रैली अभी भी वेटेड है। क्योंकि जिस हिसाब से वीकली चार्ट्स पे देखें या फिर डेटा पॉइंट्स के हिसाब से बात करें तो कॉल राइटिंग काफी अच्छी यहाँ पे अनवाइंडिंग हमें देखने को मिल रही है। तो 700-800 पॉइंट की रैली हमें आने वाले वीक में भी हमें दिखाई दे सकता है।
ओके, काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक साउंड कर रहे हैं आप निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेकर। लेवल्स बता दिए गए हैं और ऐसी अप्रोच आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में फिलहाल अपनानी चाहिए। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक कौन से पिक्स आपने ढूंढे ओम जी जहां पर आज बेट लग सकती है? जी, कहीं 1 से 2 दिनों में काफी अच्छा ट्रैक्शन हमें फार्मा सेक्टर पे दिखाई दे रहा है। तो फार्मा सेक्टर पे अगर हम बात करें तो मोस्ट पिकेबल पिक हो गया यहाँ पे औरो फार्मा पे। यहाँ पे एक डिसेंडिंग ट्राइंगल का डिसेंडिंग वेज का यहाँ पे काफी अच्छा ब्रेकआउट हमें होता हुआ दिख रहा है। वीकली कंसोलिडेशन था, काफी वीकली टाइम पे फ्रेम पे भी अगर हम देखें तो उनमें बहुत सारे पैटर्न फॉर्म हो रहे हैं और इनफैक्ट जो मूविंग शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस या लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस उसमें बुलिश क्रॉस ओवर हमें दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ फार्मा जिस हिसाब से यहाँ पे लीड कर रहा है तो आने वाले दिनों में अगर हम बात करें तो और फार्मा में 5 to 6% ऑफ होराइजन थोड़ा हमें यहाँ देख सकते हैं। वहीं अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो 1170 के आसपास हम स्टॉप लॉस सकते हैं। ये नजरिया थोड़ा मेरा लॉन्ग टर्म का रहेगा और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में 1300 1320 के आसपास यहाँ पे ये लेवल शो हो सकता है। ओके, और फार्मा 1320 तक के आप टारगेट देख रहे हैं। और फार्मा, इसके अलावा कोई और स्टॉक ओम जी जो आपको पसंद आ रहे हैं फिलहाल मार्केट में? जी, दूसरा स्टॉक मेरा यहाँ पे इंडिगो पे रहेगा कि जिस हिसाब से इंडिगो ने भी एक कंसोलिडेशन फेज में बिल्कुल म्यूटेड सा यहाँ पे परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला था, बट नॉर्मली लास्ट 2 वीक से वॉल्यूम्स काफी अच्छे हुए हैं और एक डबल बॉटम फॉर्मेशन का एक ब्रेकआउट होता हुआ नजर हमें आ रहा है। तो एक वीकली चार्ट पे भी देखिए तो काफी अच्छा बुलिश फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बाकी इंडिकेटर वाइज भी करें तो काफी अच्छा यहाँ पे होल्ड कर रहा है। इनफैक्ट 50 एंड 40 EMA के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा माइनर सा रेजिस्टेंस 6000 का लेवल रहता है और आने वाले दिनों में अगर हम बात करें तो 600 और 6200 6300 के आसपास भी यहाँ पे ये आने वाले दिनों में दिखाई दे सकता है इंडिगो। इंटरग्लोब एविएशन दूसरे पे का शानदार रैली के साथ कर रहा है कारोबार। क्रूड थीम यहाँ पर प्ले होती हुई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मिड कैप गेनर्स और लूजर्स के दीदार कराते हैं आपको। यहाँ पे क्या मोमेंटम, कौन से स्टॉक्स फिलहाल चढ़ रहे हैं आपके स्क्रीन पर आएंगे इस वक्त। और जिस तरीके से फार्मा शेयर अभी भी मेंशन कर रहे थे ओम मेहरा जी, पूरा स्पेस अच्छा परफॉर्म करते हुआ। थायरो केयर देखिए करीब 8.5% ज़्यादा चढ़ गया। फाइजर रिजल्ट के बाद देखिए 2% चढ़ता हुआ नजर आया। ग्लेनमार्क फार्मा 3.5% ज़्यादा की तेजी यहाँ पे। स्ट्राइड्स फार्मा भी खरीदारी 4.5% के करीब होती हुई दिख रही है। मेटल शेयर में लगातार मजबूती आज के सेशन में। हिंजिंग 3.5% के साथ कर रहा है कारोबार। वेदांता यहाँ पर भी तेजी 2.5%। हिंडाल को चढ़ गया 2.5% के करीब और जिंदल स्टेनलेस भी 2.5% की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा रियल्टी शेयरों में भी अच्छी खासी बढ़त आज। डीबी रियल्टी देखिए लगभग 6.25% के करीब यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है। इमाम रियल्टी दौड़ गया 2.5% से ज्यादा। गोदरेज प्रॉपर्टीज में खरीदारी 1% के करीब और कोल्टे पाटिल भी आप देखिए तो करीब 2% अप है आज के सेशन में। इसके अलावा मिड कैप में अगर कुल मिलाकर देखें आप तो अशोक लीलैंड शानदार नतीजे, ब्रोकरेजेस भी बुलिश 5.5% अप। बायोकॉन लगातार पिछले कुछ सत्रों से चल रहा है 3% अप। ग्लेनमार्क फार्मा में बाइंग 3.5% और प्रेस्टीज स्टेट्स रियल्टी स्पेस से देखिए 2.5% से ज्यादा की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन बैकफुट पर है कोचिन शिपयार्ड, काफी खराब नतीजे आए थे। डेंट पड़ा है स्टॉक पर 4% से ज्यादा का। स्विगी टूट गया 2% से ज्यादा। हिताची एनर्जी यहाँ पर 2.5% का डेंट। पीबी फिनटेक भी बैकफुट पर 2% के करीब फिलहाल आपको नजर आएगा। तो ये एक्शन हमने मिड कैप और साथ ही आपको बताएं कहाँ पे क्या खरीदारी होती हुई देखने को मिल रही है और कौन से स्टॉक्स बैकफुट पर कारोबार कर रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और 1950 करोड़ की गड़बड़ी मामले में इंडसइंड बैंक को बड़ी राहत मिलती दिख रही है। CNBC TV 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक EOW के मुताबिक ये सिर्फ एक अकाउंटिंग एरर है। ज़्यादा डिटेल्स के लिए हमारे साथ है मेरी सहयोगी सांत्या। हाय, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या है खबर? जी देखिए, मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी कि EOW विंग एक इंक्वायरी कर रही थी। इंडसइंड बैंक के जो डेरिवेटिव्स पोर्टफोलियो थे उसमें 1950 करोड़ रुपए की एक डिस्क्रिपेंसी पाई गई थी। मामला कुछ महीने पहले आया था जिसकी वजह से बैंक के स्टॉक में गिरावट आई थी। उसके बाद बैंक की तरफ से एक कंप्लेन गई थी EOW को और EOW ने अपनी प्रीलिमिनरी इंक्वायरी शुरू कर दी थी। इसमें प्रीलिमिनरी इंक्वायरी यानी कि PE FIR से पहले का कदम होता है, एक स्टेप होता है और अगर उसमें सबूत मिलते हैं तभी FIR की जाती है।
है। अब EOW ने CNBC TV 18 को बताया है कि उन्होंने अब तक जो जांच की है उसमें ये सामने आया है कि बैंक के भूतपूर्व टॉप एग्जीक्यूटिव्स के खिलाफ कोई क्रिमिनल कॉन्डक्ट के सबूत नहीं है और इस पूरे मामले में साइफनिंग ऑफ फंड्स के भी कोई सबूत नहीं मिले हैं EOW को। EOW ने CNBC TV 18 को बताया कि उन्होंने RBI को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें कुछ क्लैरिफिकेशंस होने चाहिए थे, कुछ एक पॉइंट्स पे, कुछ एक बिंदुओं पे। जैसे ही वो क्लैरिफिकेशंस आ जाएंगे वो इस PE को कंक्लूड कर देंगे और अभी के लिए EOW इस मामले में कोई और जांच नहीं कर रही। पिछले ही महीने CNBC TV 18 ने इस चीज को रिपोर्ट किया था कि जो 1950 करोड़ की ये जो राशि है EOW की जांच में ये सामने आया है कि ये राशि पूरी तरह से क्लीन है, यहाँ कोई क्रिमिनल कॉन्डक्ट नहीं हुआ था, कोई आपराधिक एंगल नहीं था यहाँ पे और साइफनिंग ऑफ फंड्स भी नहीं हुई थी, क्योंकि बैंक के दो अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग अकाउंटिंग मेथड्स को यानी तरीकों को इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए ये डिस्क्रिपेंसी सामने आई थी और ये महज सिर्फ एक अकाउंटिंग एरर ही था। उसके अलावा EOW एक और एंट्री की जांच कर रही थी 258 करोड़ रुपए की। अब EOW के सूत्रों ने CNBC TV 18 को बताया कि यह जो एंट्री है ये भी पूरी तरह से क्लीन है, कोई क्रिमिनल कॉन्डक्ट का एंगल नहीं है, कोई साइफनिंग ऑफ फंड्स का एंगल भी नहीं है। जैसे ही RBI को जो चिट्ठी लिखी है EOW ने उसका जवाब आ जाएगा, PE को कंक्लूड कर दिया जाएगा। और सूत्रों ने CNBC TV 18 को बताया कि अब तक की जांच के मुताबिक अभी के लिए EOW के पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जो कि किसी भी तरह की FIR का बेस बने, तो PE जल्द ही कंक्लूड होने की यहाँ पे संभावना जताई जा रही है बिना किसी FIR के। बिल्कुल शुक्रिया शांति इस खबर के लिए। और स्टॉक पर पॉजिटिव रिएक्शन इंडस्ट्री ने आपको करीब करीब 1% अब दिखाई देगा, बड़ी राहत उसको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दिल्ली NCR के चर्चित बिल्डर JP ग्रुप के MD मनोज गौड़ को ED ने गिरफ्तार किया है। उन पर घर खरीदारों के पैसे के डाइवर्जन का आरोप है। करीब 12,000 करोड़ के ऊपर का ये मामला है। क्या है पूरा मामला, समझाने के लिए चलते हैं अपने सहयोगी चैनल न्यूज़ 18 के शंकर आनंद के पास। शंकर आनंद, ED ने किस मामले में ये बड़ी कार्रवाई की है, बताएं। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर कही जा सकती है, केंद्रीय जांच एजेंसी ED के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए JP ग्रुप के जो मनोज गौड़ हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। मनोज गौड़ से जांच एजेंसी ED के द्वारा पहले भी कई बार पूछताछ की जा चुकी है, लेकिन जांच के दौरान में वो सहयोग नहीं कर रहे थे एजेंसी को। पूछताछ के दौरान जो कई सवाल उनसे पूछे गए थे उसका सही तरीके से वो जवाब नहीं दे रहे थे, जानकारियों को छुपाना, और उनके खिलाफ अब तक जो स्टेटमेंट दर्ज हुआ था और उसी दर्ज स्टेटमेंट और इसके साथ साथ तमाम डिजिटल एविडेंस के आधार पर मनोज गौड़ को गिरफ्तार कर लिया गया है। मनोज गौड़ का गिरफ्तार करने के बाद अब थोड़ी देर के बाद उसे ED के स्थानीय कोर्ट में पेश किया जाएगा और पेश करने के बाद आगे की रिमांड लेकर फिर उनसे दिल्ली स्थित इसी दफ्तर में पूछताछ की जाएगी। दिल्ली जोन के द्वारा इस मामले में एक पिछले कुछ सालों से इस मामले में इन्वेस्टिगेशन का दायरा आगे बढ़ाया गया था और इसी साल 23 मई को एक बड़े सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया था, जिसमें कि राजधानी दिल्ली, नोएडा, मुंबई, गुरुग्राम इसके साथ साथ कई अन्य लोकेशन पर भी सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। और JP ग्रुप की अगर बात करें तो JP एसोसिएट से जुड़े हुए कई और भी जो ऐसे रियल एस्टेट की जो कंपनियां हैं उसके खिलाफ भी उसी 23 मई को सर्च ऑपरेशन किया गया था। और जिस तरह से एक तकरीबन 12,000 करोड़ का जो फंड था उसको जिस तरह से डाइवर्ट करने का आरोप लगा था, तो इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए इस 12,000 करोड़ का जो स्कैम एक तरह से कहा जा सकता है कि एक घोटाला जो है, इस घोटाले मामले में कई लोगों से पूछताछ की गई और पूछताछ करने के दौरान में कई लोगों का जो दर्ज बयान था उसी के आधार पर मनोज गौड़ का नाम सामने आया था। तो मनोज गौड़ से भी इस मामले में पूछताछ की गई और उसके खिलाफ काफी डिजिटल एविडेंस भी इकट्ठा किया गया, कई अन्य आरोपियों का बयान दर्ज किया गया और जिस तरह से आम लोगों के साथ में चीटिंग की गई, वो खास तौर पर ऐसे लोग जो एक अपना आशियाना खरीदना चाहते थे, अपना घर बनाना चाहते थे और दिल्ली NCR में वो अपना घर बनाना चाहते थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। काफ़ी दर्द के साथ ही कहना पड़ता है, जो अपना आशियाना बनाना चाहते थे उनको बड़ा झटका लगता है, लेकिन अब उनको राहत तो नहीं, लेकिन कई कह सकते हैं कि थोड़ी राहत मिल रही है अभी JP ग्रुप के खिलाफ ED का ये बड़ा एक्शन। अब देखते हैं कि क्या डेवलपमेंट्स होती है और आपसे फिर से बातचीत होगी इस डेवलपमेंट्स को लेकर। बहुत शुक्रिया आपका। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं और रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार खबरें जारी रहेंगी। आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। जो आगे बढ़ते हैं और इंश्योरेंस स्पेस की बात करते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम में बढ़ोतरी के मुद्दे पर आज वित्त मंत्रालय ने हॉस्पिटल्स और इंश्योरेंस कंपनियों की दूसरे दौर की बैठक बुलाई है। क्या है डिटेल्स बताने के लिए हमारे साथ हैं आलोक प्रियदर्शी। आलोक, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या अपडेट्स आ रहे हैं?
बिल्कुल, देखिए जीएसटी कटौती जो की गई थी हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर, उसके बाद से ही लगातार सरकार इंश्योरेंस कंपनियों पर नजर रख रही थी, लेकिन अब बात हॉस्पिटल्स तक पहुंच गई है। इसी वजह से आज सरकार ने डीएफएस सचिव ने आज हॉस्पिटल्स और इंश्योरेंस कंपनियों की एक बैठक बुलाई है, जिसमें ये पूछा जा सकता है कि आखिर किस तरह से वो अपने हॉस्पिटल्स की जो बिल हैं उसको काबू में रख सकते हैं। क्योंकि जो पहले बैठक हुई थी उसमें अपोलो, मैक्स जैसे जो बड़े हॉस्पिटल्स थे, उन्होंने इस बात से ये बात मान लिया था कि वो इस साल अपने जो इलाज के खर्चे हैं उसमें बढ़ोतरी नहीं करेंगे। लेकिन बहुत सारे दूसरे जो ग्रुप्स हैं वो तरह तरह की दलीलें दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इलाज का खर्चा लगातार बढ़ रहा है, और इस वजह से इंश्योरेंस कंपनियां भी कह रही हैं कि चूंकि हॉस्पिटल्स रेट बढ़ा रहे हैं इसलिए वो इंश्योरेंस प्रीमियम कम नहीं कर पा रही हैं। लिहाजा सरकार की तरफ से यही कोशिश होगी कि हॉस्पिटल चेन्स जो हैं इस साल जो अपने इलाज का ट्रीटमेंट का कॉस्ट होता है, जिसको मेडिकल इन्फ्लेशन कहते हैं, वो न बढ़ाएं, जिससे कि इंश्योरेंस प्रीमियम काबू में रहे। और सरकार यही चाहती है कि जो हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम में कटौती की गई है जीएसटी में, उसका फायदा आम लोगों तक पहुंचे। लिहाजा ये बैठक आज होने वाली है। इस बैठक के बाद देखते हैं कि कितनी हॉस्पिटल्स जो हैं वो इस बात के लिए राजी होती हैं कि वो अपना मेडिकल इन्फ्लेशन न बढ़ाएं, ताकि हेल्थ इंश्योरेंस सस्ता मिलता रहे। बिल्कुल, हेल्थ इंश्योरेंस सस्ता मिलता रहे और इसी पर इंश्योरेंस प्रीमियम पर अहम बैठक होगी। क्या कुछ बड़ी खबरें वहां से निकल कर आती है, फिर से आलोक जी आपसे बातचीत करेंगे उस पर। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं और रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए CNBC आवाज़। वेलकम बैक। चलिए अब शो को वाइंड अप करते हैं और नेक्स्ट शो KYC में आज IPO पर फुजियामा पावर सिस्टम्स के चेयरमैन पवन कुमार गर्ग और नतीजों पर टाटा स्टील के CEO एंड MD TV नरेंद्रन से बात करेंगे। बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। अब सीधे मुलाकात होगी कमाई का अड्डा में।